अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन और टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस दिए गए हैं जी। कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स ऑफ इट्स फेसिस। कि टेट्राहेड्रन के आपको वर्टिस दिए गए हैं, तो आपने उनको यूज़ करके उनकी प्लेन्स की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रन होती क्या है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। टेट्राहेड्रन की शेप इस तरह की होती है कि जिस तरह आपने फिज़िक्स में देखा होगा, जो प्रिज्म होता है एक, ठीक है, वो जो प्रिज्म की शेप होती है बिल्कुल वैसी ही शेप को हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो शेप बन गई ये टेट्राहेड्रन शेप होती है, जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं। जैसे ये हमें ए दिया गया है, ये बी, ये सी एंड इसको डी का नाम दिया। अब ये जो हमें वर्टिसेस दिए गए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी साथ दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बी के, सी के। अब हमने क्या काम करना है, कहता है कि इनके ये जो फेसिस हैं, इन फेसिस से जो प्लेन बन रहे हैं वो उन प्लेन्स की आपने क्या काम करना है, इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो इनकी इक्वेशन फाइंड करनी किस तरह करनी है। आपके पास प्लेन बन रहा है जी, एक प्लेन आपके पास बन रहा है जी, ये जो सबसे नीचे है ए बी सी, ठीक है। एक प्लेन आपके पास बन रहा है ए डी बी, एक प्लेन आपके पास बन रहा है बी डी सी, और एक प्लेन आपके पास बन रहा है ए डी सी। यानी इसके चार प्लेन बन रहे हैं और चारों प्लेन्स की हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हमने सॉल्यूशन में वर्टिसेस लिख लिए कि टेट्राहेड्रन के हमारे पास चार वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। तो क्या काम करना है, अब हमने ये चार प्लेन है, उन चार प्लेन्स की हमने वन बाय वन इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो केस वन में हम लिखेंगे, केस वन में हम प्लेन लेते हैं जी ए बी सी, ए बी सी प्लेन लेंगे। केस वन प्लेन ए बी सी। तो हमारे पास ए बी सी तीन पॉइंट हैं, ये तीन पॉइंट प्लेन बना रहे हैं, प्लेन में है। तो उनकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, तो उसी तरह जिस तरह अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में की थी, एक्स वाई जी वन। अब एक्स यानी जो आपके पास ए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, ए के कौन से हैं, ज़ीरो ज़ीरो है। तो ये आपके पास ज़ीरो 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 वन। आगे बी, बी कौन सा है, बी थ्री डबल ज़ीरो, थ्री डबल ज़ीरो वन। सी क्या, ज़ीरो माइनस फोर, ज़ीरो माइनस फोर ज़ीरो वन। ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे अब, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू, आपके पास आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो वन माइनस फोर ज़ीरो वन, माइनस वाई। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन, थ्री ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो वन। और आगे आपके पास आ जाएगा प्लस जी, प्लस जी में आपके पास आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन, और आगे आ जाएगा थ्री ज़ीरो वन, और आपके पास आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन, सॉरी ज़ीरो माइनस फोर वन, प्लस वन। इसके आगे आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये अगर ना भी लिखे हो क्योंकि ये जब हम ये वन को लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो सारे ज़ीरो के हो जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो उसकी जगह आप ज़ीरो लिख लें, इज इक्वल टू ज़ीरो कर लें। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए जी, जब इसको करेंगे हल करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, इसको हल करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। वन को लेकर सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ पे ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वाई तो ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस जी, ये हमारे पास है, इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा माइनस ट्वेल्व, प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास माइनस जी ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जी यहाँ से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे एक आपके पास इक्वेशन आ गई है प्लेन ए बी सी की। सिमिलरली अब हमने एक और प्लेन लेना है, उसकी फाइंड करनी है, तो केस टू लिखेंगे। प्लेन हम ले लेते हैं अब ए डी बी, हम ये वाला प्लेन ले लेते हैं जी, ए बी डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लेन ए बी डी। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, वही प्रोसेस यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट प्लेन लिया हमने, उसको हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। उसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, जब एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वन बनेगा तो ये वन सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये आपके पास एक्स इंटू ज़ीरो आ जाएगा। यानी मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। आगे आपके पास आ जाएगा माइनस वाई, माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें जी, वाई को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास रह जाएगा 0 0 1 3 0 1 और आपके पास आ जाएगा 0 5 1। यानी वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास वन रह जाएगा। तो वन को जब लेके सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। आगे प्लस जी, ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा, और प्लस वन, ये भी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी जब हमारे पास बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये सेकंड प्लेन की इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। इसी तरह अब हमने क्या काम करना है, अब हमने वाई भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली प्लेन थर्ड प्लेन के लिए जब हम लेंगे इसको केस 3, अब प्लेन हम लेते हैं यहाँ पे, ये वाला प्लेन ले लेते हैं हम, बी डी सी। बी डी सी प्लेन ले लें या ए डी सी प्लेन, जो मर्जी एक ले लें। तो बी डी सी प्लेन लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लेन बी डी सी। द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन तो ये हमने प्लेन डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लिया। अब यहाँ से हम जिसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट सोल्यूशन लिख लेता हूँ, तो आपने इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका सॉल्व करके रिजल्ट लिखता हूँ। तो ये मैंने इसको आगे सॉल्व किया, तो हमारे पास एक्स की जो डिटर्मिनेंट लिया, तो ये चीज़ आ गई, ये इक्वेशन बन गई है। इसको मजीद जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास -20x + 15y - 12z - 60 = 0, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको इसी फॉर्म में रखें, या यहाँ से आप इस तरह कर लेंगे, 20 को कॉमन कर लें, ठीक है। 20 को कॉमन नहीं करना, 60 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे तो इसी तरह रखेंगे, तो ये भी आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास फोर्थ प्लेन रह गया। तो ये 3 केस हमने फाइंड कर लिए हैं, जो चौथा केस है वो आपने इसी तरह खुद फाइंड कर लेना है जी। तो ये आपने खुद उसको आगे चौथा केस है बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 11 और 13। 11 और 13 दोनों क्वेश्चन सेम है, देखें जी, दोनों की स्टेटमेंट सेम है, तो ये आपने दोनों खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। दो प्लेन है आपके पास, ठीक है, और उनका आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उस प्लेन की जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो गिवन पॉइंट है, इससे आपने प्लेन एक पहले जनरल एक प्लेन की इक्वेशन लिख लेनी है, तो फिर आपने उस प्लेन में ये दोनों की पॉइंट्स जो है उसमें बारी बारी पुट कर देने हैं। पुट करने के बाद आपके पास ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल के दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड की थी, बिल्कुल उसी तरह आपने इनको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं, उनकी खुद प्रैक्टिस करनी है। तो आई थिंक ये हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ईच ऑफ हुज पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ए बी। कहता है आपके पास दो पॉइंट है और एक प्लेन है जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में है, तो उसका जो पॉइंट, उस प्लेन पे जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है आपके पास, इनसे एक लाइन बन रही है, प्लेन के अंदर है, तो इस लाइन पे एक प्लेन है और उस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट इन गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल फासले पे है। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। कहता जी आपके पास दो पॉइंट हैं ए बी, और एक प्लेन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्लेन लगा देंगे। कहता है कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इन बी पॉइंट्स पर एक प्लेन है, जो प्लेन का जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से,
तो आपने इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस जी इंटू सी इंटू जी माइनस जी वन इज इक्वल टू डी। तो ये चीज़ होती है। तो ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी नॉर्मल वेक्टर होता है जो जी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, वो ए बी सी होता है। एक्स वन वाई वन जी वन क्या होते हैं, एक्स वन वाई वन जी वन वो पॉइंट होते हैं जो किसी प्लेन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें यहाँ से नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर इसका फॉर एग्जांपल ये चीज़ है नॉर्मल वेक्टर, ठीक हो गया। अब ये नॉर्मल वेक्टर ए बी सी है। अब इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो वो होंगी जो इस ए बी की डायरेक्शन रेशियो होंगी, वो इस नॉर्मल की होंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से हम इसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा एक्स वन वाई वन जी वन होगा। अब ये पॉइंट किस तरह निकाल लेंगे, ये पॉइंट आपको पता है मिड पॉइंट है, इन दोनों का क्वेश्चन में दिया गया, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हमें यहाँ से इनको निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की रिव्यू अब बता देता हूँ। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी थी। तो लेट ए एंड बी द 2 पॉइंट्स, देन हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट हैं, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला, डायरेक्शन रेशियो निकाली, तो वो हमारे पास क्या आ गई 3 माइनस 2 1 1 माइनस इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आए हैं ये इस नॉर्मल वेक्टर के होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं इसके वही होंगे, तो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो भी वो क्या होंगे, सेम हमने लिख ली हैं। अब हमको पता है कि नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो होती हैं वो ए बी सी होते हैं। तो ये ए यहाँ से 1 आ जाएगा, बी यहाँ से 2 आ जाएगा और सी यहाँ से 4 आ जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। अब ये जो सी मिड पॉइंट के साथ निकालेंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये मेथड हम निकाल लेंगे। इसी तरह ये हमने दोनों जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, तो इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास 5/2 0 3 आ गए। अब ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास पॉइंट है किसी प्लेन पे। हमें पता है कि जब किसी प्लेन पे कोई पॉइंट होता है तो वो x1 y1 और z1 होते हैं। तो ये हमारे पास x1 y1 z1 भी आ गया और a b c भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्टार्ट में, तो हमारे पास ये होता है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू भी पुट करेंगे, x1 y1 z1 की वैल्यू भी पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ये हमारी आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गई। सिंपल था इसलिए मैंने आपको जस्ट इसका सॉल्यूशन बता दिया है। तो कंसेप्ट वही है जो शुरू से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है जी। क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन नंबर 14 ये आपने 8.2 में इस तरह का क्वेश्चन किया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जस्ट इजी है, ये भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे। इसका हिंट तो आपको दे देता हूँ मैं। कहता है फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कंटेनिंग द पॉइंट्स 2 4 -3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x + 3y - 7z = 9। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन की फाइंड बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास पॉइंट दिया गया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट दिया गया कोई, ठीक है 3, ये आपको पॉइंट दिया गया जी 2 4 -3, और आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है 3x + 3y - 7z = 9। अब ये आपको पता है ये आगे ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और सी की वैल्यू भी -7 निकाल सकते हैं। अब ये आपके पास क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है z1 है, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन की निकालनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है। आपका फार्मूला होता है x - x1 / a / b z - z1 / c = कोई वेरिएबल होता है, ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x - x1 क्या 2/3 y - 4/3 z + 3/c की वैल्यू क्या है -7 = t। पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो इनको बारी बारी टी के इक्विवेलेंट कर लेंगे। x - 2/3 = t, y - 4/3 = t,
जी प्लस 3/-7 इज इक्वल टू टी। यहाँ से आपके पास आ जाएगी x-2 इज इक्वल टू 3t। ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 + 3t। यहाँ से z आपके पास आ जाएगा -3 - 7t। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी। ये भी आपने कंसेप्ट आपको दे दिया है, तो आपने इसको मज़ीद डिटेल के साथ सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 है, कहता है जी राइट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 7, फाइंड दोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली विच आर पैरेलल टू द प्लेन x + y + z + 5 = 0। कहता है आपने एक प्लेन है, उसकी फैमिली, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और वो उसका डिस्टेंस जो है वो 7 है ओरिजिन से। अब कहता है कि वो जो फैमिली है उसके वो वाले मेंबर भी फाइंड करें जो इस जो गिवन हमें दी गई है जी प्लेन उसके पैरेलल है। यानी आपने एक फैमिली फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की फैमिली की इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर आपने कहता है कि वो जो इक्वेशन आपने फाइंड की है उसमें जो फैमिली के मेंबर हैं वो फाइंड करने हैं जो गिवन इक्वेशन के पैरेलल हैं। चलें इसको फिगर बना के समझते हैं। तो उसकी फिगर चेक करने के लिए आपने पेज नंबर 359 खोल लेना है। इस पे देखें एक आर्टिकल लिखा हुआ है जी, थ्योरम है जी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। यानी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन की नॉर्मल फॉर्म होती है वो हमें दी गई है जी, वो होती है LX + MY + NY इज इक्वल टू P। तो P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे फिगर में देखिए कि डिस्टेंस होता है, ठीक है, और एक प्लेन होता है, प्लेन तक जो इसका डिस्टेंस होता है वो P लिया जाता है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ फैमिली है जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 7 है। तो क्या काम करेंगे, इस P की जगह पे अब हम 7 यूज़ करेंगे और ये हम इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो लिख लेंगे जी वी नो दैट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन इज LX + MY + NZ इज इक्वल टू P। इसको 1 का नाम दे लेंगे और कहेंगे कि P क्या है, P जो डिस्टेंस है ओरिजिन से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि P जो है वो 7 है, तो यहाँ पे हम P की जगह पे 7 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास बन जाएगी LX + MY + NZ इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया, ये चीज़ है। उसने कहा कि आपने फैमिली मेंबर फाइंड करना है। अब देखें ये जो हमारे पास है यहाँ तक डिस्टेंस लिया, कोई प्लेन लिया है। अब रीजन से यहाँ तक सिर्फ एक प्लेन तो नहीं हो सकता ना। जब फैमिली की बात आती है तो इसकी जगह पे का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन में यहाँ में भी कोई प्लेन होगा। अगर इसको यहाँ तक ले जाएं तो यहाँ में भी कोई प्लेन होगा। इसको अगर नीचे ले आएँ तो यहाँ से भी कोई ना कोई प्लेन होगा। कहता है ये इन सब प्लेन्स की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। अगर रीजन से किसी भी जगह तक 7 डिस्टेंस लें तो वहाँ तक जो प्लेन होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये वाली बन जाएगी। ठीक हो गया, ये हमने ये चीज़ देखनी थी। अब आगे हमें एक इक्वेशन दी गई है जी, वी हैव अनदर इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है। वो क्या दी गई है हमें, वो दी गई है जी x + y + z + 5 इज इक्वल टू 0। हमें कहा गया कि एक प्लेन है, इसके पैरेलल एक और प्लेन है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि इसके जो मेंबर हैं वो इसके पैरेलल हैं, वो मेंबर फाइंड करने हैं जो इस प्लेन के पैरेलल हैं। तो क्या काम करते हैं, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन रेशियो होंगी इसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होंगी, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमारे पास क्या लेंगे, जो हमें दिया गया इस इक्वेशन से यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है, y के साथ 1 है, z के साथ भी 1 है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगी 1 1 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 1 का a² + b² + c², इसका अंडर रूट ये हमारे पास बन जाएगा √3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x/√3 + y/√3 + g/√3 + 5/√3 इज इक्वल टू 0। अब एक और बात यहाँ पे देखनी है आपने कि ये जो हमने शुरू में लिया LMN क्या है।
LMN हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये जो शुरू में हमने लिखी थी उसके डायरेक्शन रेशियो है। LMN इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है इसको और ये जो ये वाली इक्वेशन बनी है इसको अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इसके साथ हम 1/√3 लिख सकते हैं। अब ये जो 1/√3 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे क्या है 1/√3 है, ठीक है। एम क्या है, एम भी 1/√3 है। एन क्या है, एन भी 1/√3 है, क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे। इसके जो डायरेक्शन रेशियो है, इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है, ये जो इक्वेशन लिखी है ये हमने इस प्लेन की लिखी है। इस प्लेन की जो इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो ये है, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में। हमने कहा कि ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं, दोनों के जो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो दोनों की सेम होगी, तो इसलिए हमने इसकी जो डायरेक्शन रेशियो थी 1/√3 लिख ली है और इसकी जो डायरेक्शन रेशियो थी वो एल थी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वल लिख दिया जी। ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल ली। अब हमने क्या काम करना है, हमने फैमिली मेम्बर फाइंड करने हैं जो ये इसके पैरेलल है। अब हमें पता चल गया कि वाकई ये पैरेलल है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन रेशियो दोनों की हमने देख ली है सेम आ रही हैं। तो फैमिली मेम्बर फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, ये जो हमें फैमिली की इक्वेशन दी गई है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास ये सिर्फ एक मेंबर हो, दो मेंबर हो। जब मेंबर की बात, फैमिली की बात आती है तो उसमें सारे मेंबर पाए जाते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, कोई भी प्लेन हो सकता है। जब फैमिली की बात आती है तो कोई भी प्लेन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिर हम ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि आपने क्या काम करना है, ओरिजिन से 7 डिस्टेंस तक आपने ये फैमिली इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये थी। अब क्या काम करना, अब हमने जो पैरेलल हैं उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फैमिली मेम्बर आ जाएंगे, लिखेंगे जी फैमिली मेम्बर आपके पास 1/√3, 1/√3, 1/√3, और माइनस वाले भी आ सकते हैं जी, -1/√3, -1/√3, -1/√3। तो ये हमारे वो रिक्वायर्ड फैमिली मेंबर होंगे जो हमने फाइंड करने थे, ठीक है। अब ये जो दोनों प्लस वाले और नेगेटिव वाले दोनों हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। हमारे पास LX + MY + NG = 7 आ जाएगा, जिसमें हम दोनों पॉइंट पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x/√3, y/√3 प्लस z/√3। 7 को तो ले हमेशा, ये आपके पास एक है इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी -x/√3 -y/√3 -z/√3 -7 = 0। ये आपके पास दो फैमिली मेंबर आ जाएंगे जो प्लेन के पैरेलल मौजूद हैं।